सिविलियंस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास तक हमने जेपीएससी मेंस के सिलेबस में जो भी चीज़ था उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में जो भी बचा है जिससे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे और इसी क्लास के साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों ख़त्म हो जाएगा। हमारे संविधान में 22 भाग है, जिसमें से बहुत सारे भाग हम लोग मेंस के टाइम ही कंप्लीट किए हैं। अनुच्छेद की बात करें आर्टिकल्स का तो 395 आर्टिकल्स हैं और अगर अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची हो जाएंगे। तो आज 12 अनुसूची को भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स उनको भी देखेंगे और जो भाग छूट गया है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग का भाग 1 आता है, तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में आता है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो भाग 1 में हम लोग का 4 आर्टिकल है, जिसमें से आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि कोई भी राज्य अगर भारत से अलग होकर नया देश बनाना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, यानी कि कोई भी राज्य नया राज्य का निर्माण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है कि नए राज्य का प्रवेश जो होगा वो संसद की अनुमति से होगा, यानी कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह या तो भारत के बाहर का कोई देश हो जो भारत में मिलना चाहता है, या फिर किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत से मिलना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद उसे भारत का अभिन्न अंग बना सकती है। यानी कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद जो होंगे संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य का वह टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है या फिर कोई विदेशी राज्य जो भारत में मिलना चाहता है उसको भारत में मिला सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं सिक्किम को। इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था और शुरू में ये भारत का अंग नहीं था, लेकिन बाद में इसको भारत का अंग बना दिया गया। तो इसके लिए हम लोग 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, और सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया था। फिर अनुच्छेद 3, तो अनुच्छेद 3 में क्या है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन, यानी किसी राज्य का कितना एरिया होगा उसका नाम में कुछ परिवर्तन करना है, तो ये सारा चीज़ आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जा सकता है और इसमें भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही होगा ये सारा चीज़। ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 2 का प्रयोग जब होगा तो वो भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही होगा और अनुच्छेद 3 का प्रयोग भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद किसी भी राज्य क्षेत्र का या फिर सीमा का या फिर नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। फिर अनुच्छेद 4 क्या है, तो जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आ गया हम लोग का, जिसमें भाग 1 के आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि कोई भी राज्य टूटकर अलग देश का निर्माण नहीं कर सकता है, भारत से कोई अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या हो गया कि अगर भारत के बाहर का कोई राज्य या फिर भारत के बाहर का कोई देश जो कि भारत में मिलना चाहता है तो ऐसी स्थिति में संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उसको मिला सकते हैं। और अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में या फिर क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, जिससे कि झारखंड हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अब आता है हम लोग का भाग 2, तो भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आ रहा है, तो भाग 2 हम लोग का आर्टिकल 5 से शुरू होगा और आर्टिकल 11 तक जाएगा। तो भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता। भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है जो कि आर्टिकल 5 से शुरू होगा। तो इसको हम लोग आर्टिकल 5 से शुरू होगा, इसको याद रख सकते कैसे, तो नाग पंचमी हम लोग नाम सुने होंगे, नाग पंचमी, तो नाग से हो जाएगा हम लोग का नागरिकता और पंचमी से हो जाएगा 5, यानी कि नागरिकता आर्टिकल 5 से शुरू होगा और आर्टिकल 11 में खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि भारत में एक हरी नागरिकता है, यानी कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के नागरिक हैं। हम लोग झारखंड के नागरिक नहीं है बल्कि भारत के नागरिक हैं और झारखंड के हम लोग निवासी हैं। और भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। अब नागरिकता शुरू होता है अनुच्छेद 5 से। तो अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दिया गया जो उस समय भारत के अंदर में थे,
यानी कि जो भारत में थे उन सभी लोगों को नागरिकता दिया गया अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 में क्या है कि संविधान बनने से पूर्व पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, यानी कि जो लोग पाकिस्तान में थे लेकिन उनको लगा कि भारत जाना है, तो संविधान बनने से पहले जो लोग भारत आ गए उनको नागरिकता दिया गया, जो कि अनुच्छेद 6 में बताया गया। और अनुच्छेद 7 में क्या हो गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत लौट आए, उन्हें नागरिकता दी गई। यानी कि क्या हो गया कि आज़ादी मिलने के बाद वे सारे व्यक्ति जिनको लगा कि पाकिस्तान सही है, वे पाकिस्तान चले गए, और फिर वहाँ जाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडिया ही ज़्यादा बेटर है, तो इंडिया आए। लेकिन संविधान बनने से पहले ही वे अगर इंडिया आ गए तो फिर उनको नागरिकता दिया गया। और अनुच्छेद 8 में क्या है, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विदेश में घूमने के लिए जाते हैं या फिर विदेश में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि उनकी नागरिकता बनी रहेगी। फिर अनुच्छेद 9 में क्या है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी कि मान लीजिए कि हम अभी इंडिया के नागरिक हैं और अगर हम अमेरिका चल गए और अमेरिका में जाके अमेरिका का नागरिकता ले लिए, तो ऐसे स्थिति में मेरा भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा अनुच्छेद 9 के तहत। फिर अनुच्छेद 10 में क्या है कि मेरी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक हम देश में कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 11 में क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएंगे, तो संसद बनाएंगे, और संसद में भी इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है। तो ये हो गया हम लोग का नागरिकता संबंधी जितने भी आर्टिकल्स हैं। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 5 से शुरू होकर आर्टिकल 11 के बीच में जाएगा। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में रहेंगे। तो भारत में कैसा नागरिकता है, तो एक हरी नागरिकता है, यानी कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, न कि किसी राज्य के नागरिक हैं। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दिया गया था, इनके जो भारत में थे उन सभी लोगों को नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए उनको नागरिकता दिया गया। 7 में क्या है कि आज़ादी के बाद वैसे लोग जो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, उन सभी लोगों को नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 8 में क्या है कि वैसे व्यक्ति जो विदेश भ्रमण करने के लिए जाते हैं या फिर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, बल्कि नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 में क्या है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश गए हैं घूमने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, लेकिन वहाँ की नागरिकता अगर ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है कि कोई भी देश विरोधी कार्य जब तक नहीं करते हैं तब तक हम लोग की नागरिकता बनी रहेगी। और 11 में फाइनली कानून कौन बनाएंगे, तो संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएंगे। तो हम लोग का भाग वन हम लोग का आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हो गया। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हो गया। इसके बाद भाग 3 जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, जिसमें कि मूल अधिकार के बारे में दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, और इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। तो भाग 3 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है भाग 4, जो कि आर्टिकल शुरू होता है 36 से लेके आर्टिकल 51, और इसमें क्या है DPSV है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भाग 4 भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो भाग 3 और भाग 4 यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भाग 5 आता है। तो भाग 5 हम लोग का आर्टिकल शुरू होता है 52 से लेकर आर्टिकल 151, जिसमें संघ आता है। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका को हम लोग देखे थे। तो ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब है कि भाग 5 में कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय, आर्टिकल 99 जिसमें सांसदों की शपथ की चर्चा दी गई है। अनुच्छेद 100 में क्या गणपूर्ति, ये आर्टिकल 100 ध्यान रखना है। आर्टिकल 100 में क्या है गणपूर्ति, यानी कि कोरम। तो इसमें क्या बताया गया है कि सदन, जिसे हम लोग पढ़े थे कि ये हो गया हम लोग का संसद भवन हो गया, जिसमें 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर इतने सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा और सभापति या फिर अध्यक्ष ही उनकी कार्यवाही को स्थगित करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि आर्टिकल 100 में कोरम के बारे में बताया गया, यानी कि गणपूर्ति के बारे में बताया गया। और कोरम कितना होना चाहिए, तो 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। तो इस आर्टिकल को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी कार्यवाही कब शुरू होगा, जब हम लोग 100%
राजी होंगे कि किसी भी चीज़ पर कार्रवाई करना है, तो 100% राजी होंगे, यानी कि अनुच्छेद 100 में क्या दिया गया है, कार्रवाई कहाँ पर, सदन में, यानी कि उसके लिए क्वोरम कितना चाहिए, तो 1/10 चाहिए। अब 108, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 108, जिसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात किया गया। तो सबसे पहला चीज़ कि संयुक्त अधिवेशन को कौन सा आर्टिकल में बात किया गया, तो अनुच्छेद 108 में। कहाँ से लिया गया संयुक्त अधिवेशन को, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है, तो मान लीजिए कोई विधेयक आता है जो कि लोकसभा से पारित होता है या फिर राज्यसभा से पारित होता है या फिर कहीं एक जगह पे विवादित हो जाता है। तो जब विवादित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, ध्यान देना है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वे करेंगे। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे कौन, तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, जो लोकसभा के स्पीकर होंगे, वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो भी प्रावधान थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वो सारे वीडियो को, तो पहले पीछे जाके देखिए, तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाएगा, तो मान लीजिए कि एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित हो गया है और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर देते हैं। जैसे दो सदन है हम लोग का, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। तो कोई विधेयक है जो कि लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा उस विधेयक को पारित होने नहीं दिए, तो ऐसी स्थिति में फिर से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक जगह बिठाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और उसके बाद फिर से वोटिंग करा जाएगा, जिसमें कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तो सामान्यतः ये विधेयक इजीली पार हो जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। फिर है कि अगर एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित हो गया और दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए उसको रोक देते हैं, और एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर देते हैं, तो इन तीनों कंडीशन के आधार पर कि एक सदन द्वारा पारित कर दिया गया और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दिए, फिर क्या हो गया कि मान लीजिए लोकसभा पारित कर दिया और राज्यसभा 6 महीने से अधिक के लिए रोक दिए, और तीसरा क्या हो गया कि लोकसभा कोई विधेयक लाए और राज्यसभा उस पर कोई सुझाव दिए कि ये सारा चीज़ होना चाहिए, लेकिन लोकसभा उनको मानने से इनकार कर दिए। तो इन तीनों स्थिति पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, सदस्यों की संख्या ज़्यादा होता है, 552 टोटल, और राज्यसभा में कम होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होगी, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी विधेयक इजीली लोकसभा पारित करवा सकते हैं। तो ऐसे में संविधान संशोधन भी इजीली करवा लेंगे वे, धन विधेयक या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया पर भी इजीली अपने पक्ष में डिसीजन ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग, इन तीनों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ध्यान क्या रखना है कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया। अब अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित कुछ शर्तें बताई गई है, जैसे कि किसी कर को लगाया जाना या फिर उसको समाप्त किया जाना चाहिए या फिर उसको परिवर्तन करना। फिर क्या है कि भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना और उससे संबंधित जो भी विधि हैं उनका संशोधन या फिर विनिमय होना। भारत के संचित निधि, आकस्मिक निधि में धन जमा करना या फिर निकालना, और भारत के संचित निधि से धन का विनियोग करना, और वैसा व्यय जो कि भारत के संचित निधि पर भारित हो उसकी घोषणा करना। तो ये सारे शर्तें अनुच्छेद 110 में दिया गया है, 110 के 1 में दिया गया। और स्वयं कि अनुच्छेद 110 के सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया है कि कौन सा धन जो है या फिर कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक में नहीं आएगा। जैसे कि अगर किसी जुर्माना या फिर अन्य आर्थिक दंड से संबंधित होगा तो ऐसे विधेयक धन विधेयक में नहीं आएंगे। फिर क्या है कि किन्हीं सेवाओं या फिर लाइसेंस की फीसों से संबंधित होंगे तो वे धन विधेयक में नहीं आएंगे। और किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाना या फिर हटाने से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो विधेयक धन विधेयक में शामिल नहीं होंगे। तो इनके अलावा जो भी विधेयक होंगे वे सामान्यतः धन विधेयक में आ जाएंगे। अब है कि अनुच्छेद 110 का 3 में क्या है कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये ध्यान रखना है कि अध्यक्ष जो होंगे लोकसभा के वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक या फिर नहीं है। 117 अनुच्छेद 117, इसमें क्या है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़े भी हैं कि जो धन विधेयक होंगे वे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे, और किनकी सिफारिश पर होंगे, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर होंगे। आगे क्या है कि धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है
तो राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत सीमित अधिकार होता है। और अगर धन विधेयक मान लीजिए लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा को लगा कि इसमें कुछ त्रुटि है, तो वे अपना सुझाव देंगे, लेकिन जो वे सुझाव हैं उनको लोकसभा मानेंगे या नहीं मानेंगे कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर राज्यसभा उस विधेयक को 14 दिन से अधिक अपने पास रख लेते हैं, यानी कि वे स्वीकृति नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 14 दिन बाद यह स्वतः मान लिया जाएगा कि राज्यसभा के द्वारा उसको पारित मान लिया गया। तो ध्यान रखना कि 14 दिन के भीतर, तो 14 दिन के भीतर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अगर स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। फिर क्या है कि धन विधेयक किसके सिफारिश पर आता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। धन विधेयक है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेंगे? तो राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। और कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे? तो कोई जुर्माना या फिर आर्थिक दंड से संबंधित कोई विधेयक है तो वह धन विधेयक नहीं होगा, या फिर सेवा या फिर लाइसेंस से संबंधित कोई विधेयक है तो वह भी धन विधेयक में नहीं आएंगे। यानी कि धन विधेयक क्या हो गया कि धन विधेयक सबसे पहला कि लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पारित होने के बाद वे राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रोक सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे कोई निर्भर नहीं करता लोकसभा पर। तो 14 दिन के बाद राज्यसभा अगर उसको पारित नहीं करते हैं तो उसे स्वतः पारित समझ लिया जाएगा। अब ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएंगे और अगर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वह कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी कि धन विधेयक के संदर्भ में आर्टिकल 111 के तहत जो भी अधिकार है राष्ट्रपति उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो धन विधेयक के संदर्भ में वे उन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प होगा, या तो वे उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे या फिर अपनी स्वीकृति के लिए उसको सुरक्षित रख ले। सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति देते हैं, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है, जिसका उल्लेख 117 में किया गया। क्योंकि राष्ट्रपति जब सिफारिश करते हैं उसके बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, तो सामान्यतः राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक को मंजूरी दे दिया जाता है, अपनी सहमति दे देते हैं। अब है वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक क्या हो गया? तो वे सभी विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामले से होता है, पैसों से संबंधित होता है, वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। यानी कि अगर ये सेट हम लोग का अगर वित्त विधेयक का है तो ये जो सेट होगा ये हम लोग का धन विधेयक का होगा। तो हर धन विधेयक जो है वो क्या होगा? वित्त विधेयक होगा। यानी कि धन विधेयक हम लोग का सबसेट हो जाएगा वित्त विधेयक का, यानी कि धन विधेयक सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वे सभी विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामले से होता है वे वित्त विधेयक कहलाते हैं, और सारा धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। लेकिन हर वित्त विधेयक जो है वो हम लोग का धन विधेयक नहीं होगा। अब कि धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में दिया गया है, वित्त विधेयक के प्रकार 1 के बारे में 117 का 3 में, और वित्त विधेयक प्रकार 2 के बारे में अनुच्छेद 117 के 3 में बताया गया। तो वित्त विधेयक भी 2 प्रकार का है, वित्त विधेयक प्रकार 1 और प्रकार 2। तो प्रकार 1 में क्या है? तो इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लोकसभा में पेश होगा, और वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा को भी इसमें पर्याप्त शक्ति मिली है। साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसमें संशोधन एवं खारिज भी कर सकती है। जबकि जो धन विधेयक था उसमें राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती थी और न ही उसको खारिज कर सकती थी, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ अपना सलाह मशवरा दे सकते थे। और 14 दिन के बाद अगर वो उसको पारित नहीं करते 14 दिन तक, तो ऑलरेडी उसको पारित समझा जाता है। जबकि वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक में राज्यसभा के पास भी वे सारी शक्तियाँ जो लोकसभा के पास है, यानी कि वित्त विधेयक में राज्यसभा अब विधेयक पर संशोधन संबंधी कोई प्रावधान कर सकते हैं या फिर उसको खारिज भी कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो फिर संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जाएगा, और जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, या उसको रोक भी सकते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकते हैं। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक प्रकार 1 में क्या क्या हो गया? तो जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को शक्ति नहीं मिला है, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को शक्ति मिला है। धन विधेयक में क्या था कि अगर विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा जाता है और अगर राज्यसभा वहाँ 14 दिन के भीतर अगर पारित नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में 14 दिन के बाद उसको पारित समझा जाएगा। जबकि वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक में क्या है कि राज्यसभा उस विधेयक से संबंधित संशोधन के लिए बोल सकते हैं या फिर उसको खारिज भी कर सकते हैं, और इसके लिए संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।
फिर उसमें क्या था, धन विधेयक में राष्ट्रपति के पास शक्ति कि वे या तो उसको स्वीकृति दे सकते हैं या तो फिर वे उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते थे। जबकि यहाँ पे क्या हो गया कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपना स्वीकृति दे सकते हैं या फिर रोक सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस वित्त विधेयक प्रकार 1 और धन विधेयक में। अब वित्त विधेयक प्रकार 2। तो साधारण विधेयकों के समान सारी शक्तियाँ राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है और इसको खारिज भी कर सकती है। यानी कुल मिला के धन विधेयक और वित्त विधेयक प्रकार 1 हो या प्रकार 2 हो, इन दोनों वित्त विधेयक में क्या है कि राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है और वे उस पर संशोधन या फिर खारिज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। फिर अनुच्छेद 111, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 111 जिसमें राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियाँ दी गई है, अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेपी वीटो। फिर अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया। 110 में धन विधेयक, 111 में वीटो पावर और 112 में हम लोग का आ गया बजट और 117 इसमें आ गया हम लोग का वित्त विधेयक। तो बजट क्या हो गया, तो सबसे पहला चीज़ कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है, बल्कि बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और बजट लोकसभा में पहले प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वे किसी मंत्री यानी कि वित्त मंत्री या फिर अन्य मंत्री से भी इसको प्रस्तुत करवा सकते हैं। तो बजट से संबंधित प्रावधान क्या हो जाएगा कि इसके बारे में आर्टिकल 112 में दिया गया है। बजट कौन प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से या अन्य मंत्री के माध्यम से उसको प्रस्तुत करवा सकते हैं। अब 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक क्या होता है कि जब भी सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो वे संचित निधि से डायरेक्ट धन नहीं निकाल सकते हैं, उनको सबसे पहले विनियोग विधेयक पारित करना होगा और उसके बाद ही वे संचित निधि से धन निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर अनुच्छेद 115, इसमें क्या है, अतिरिक्त या फिर अनुपूरक अनुदान। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में कोई बजट पारित हुआ कि हम लोग को एक फ्लाईओवर बनाना है, इसके लिए 2 करोड़ रुपया लगेगा, लेकिन इसको बनते बनते 2 साल डिले हो गया है, जिसके बाद क्या हो गया, महंगाई बढ़ गया। तो महंगाई बढ़ने के बाद 2 करोड़ में अब से ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर से हम लोग को क्या ज़्यादा मात्रा में धन चाहिए। तो काम को पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है उसी को ही अनुदान नामक विधेयक से लिया जाता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 115 में बताया गया। अब बजट पारित करने का प्रक्रिया क्या है, तो बजट का प्रस्तुतिकरण होगा सबसे पहला, फिर क्या होगा, उसमें बहस होगा, फिर अलग अलग समिति के द्वारा जांच होगा, फिर अनुदान की मांग होगा, उस पर मतदान हो गया और फिर विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे कि प्रथम पाठन होगा, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन होगा और टोटल यहाँ पे हम लोग का चरण भी था अलग अलग। अब आगे है कि सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण भी दिया जाता है। तत्पश्चात बजट पर आम बहस होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा होती है। आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है। इसलिए आने वाले 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करनी जरूरी होती है। और इस संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीने के लिए विधेयक पारित करती है। इससे प्रायः साल के खर्चों के अनुमान को 1/6 राशि 2 महीने के व्यय के लिए सरकार को दी जाती है और इसी को लेखानुदान कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले बजट क्या हो गया कि लोकसभा में मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, उसके बाद उस बजट पर भाषण दिया जाएगा, उसके बाद उस पर बहस होगा कि क्या है नहीं है, और बजट पेश होने के 3-4 दिन तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा शुरू होगा और फिर सदन क्या होता है, 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है। तो सदन का स्थगित होने से पहले ही क्या होता है, एक विधेयक लाया जाता है और इससे साल में जितना खर्चा होगा उसका लगभग 1/6 राशि 2 महीने के व्यय करने के लिए सरकार को दी जाती है, जिसको हम लोग लेखानुदान के नाम से जानते हैं। और लेखानुदान पारित होने के पश्चात फिर से 3 से 4 सप्ताह के लिए सदन स्थगित हो जाता है और इसी समय संसद को विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालय द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों की विस्तार से जांच करेगी एवं रिपोर्ट तैयार करेगी। अब जो भी विभाग होगी, उनकी जो विभागीय समिति होगी, उससे वे क्या करेंगे, रिपोर्ट की जाँच पड़ताल करेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही क्या होगा कि लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होगा। और मतदान की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है और मतदान सिर्फ भारतीय व्यय से अलग मांगों पर होता है। और सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो जो भी
सरकार होंगे उनके द्वारा जो भी मांग किया जाएगा तो हमेशा विपक्षी दल के द्वारा उस पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से कटौती प्रस्ताव है, एक नीतिगत कटौती, एक आर्थिक और तीसरा सांकेतिक कटौती। तो सांकेतिक कटौती में क्या हो गया कि यह मतलब सिर्फ बताने के लिए है कि वे असहमत है इस पर, तो असहमति प्रदर्शन करने का तरीका होता है और इसमें लगभग 100 रुपये की कमी कर दी जाती है। आर्थिक या फिर मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव में क्या है, तो इसके अंतर्गत मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है और जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। और नीतिगत कटौती में क्या होता है कि 1 रुपया घटा कर दिया जाता है, मतलब कि जो भी मांग है उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव है। अब अनुच्छेद 118। तो अनुच्छेद 118 में संसदीय समिति के बारे में बात किया गया। तो ये संसदीय समिति हम लोग पढ़े भी थे, लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, तो ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब कि इसमें संसद की कार्यवाही के बारे में बात किया गया कि संसद जब से काम करना शुरू किया है और जब तक उसका कार्य बंद नहीं होता है, इसी बीच के समय को क्या कहते हैं, संसद की कार्यवाही कहते हैं। और इसको 2 भाग में बांटते हैं, एक प्रश्नकाल और एक शून्यकाल। तो प्रश्नकाल नाम से समझ में आ रहा है क्या कि प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्नकाल शुरू होता है 11 से 12 बजे तक, 1 घंटा होता है और नाम से स्पष्ट है क्या कि इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इस प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें कम से कम 10 दिन पहले उसकी सूचना संसद के अधिकारी महासचिव को दी जाती है और इसके तहत 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 3 तरह के प्रश्न जो है वे संसदीय मंत्री से पूछता है। यानी कि प्रश्नकाल सुबह के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। जो भी प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाएंगे उसको 10 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा और मुख्य रूप से इसमें 4 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 प्रकार के सवाल जो होंगे वे संबंधित मंत्री से पूछे जाएंगे। अब है किसी तारांकित प्रश्न, यानी कि जो कि मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। फिर अतारांकित प्रश्न, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको लिखित रूप से देना होगा और इसमें एक दिन में कम से कम 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, तो कम से कम 10 दिन की सूचना इसमें पहले हम लोग को देना होगा और इसके बाद जिसका जवाब ओरल में मिलेगा। अब गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि गैर सरकारी सदस्य यानी कि वे सारे सदस्य जो मंत्री नहीं है लेकिन सांसद हैं। तो जरूरी नहीं है कि मंत्री से ही प्रश्न पूछें जो मंत्री नहीं है, अर्थात जो गैर सरकारी है उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र में कौन सा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर धनबाद के सांसद को लेंगे ढोलू महतो को, तो ढोलू महतो क्या है, सांसद है लेकिन मंत्री नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ढोलू महतो से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि वे अपने क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। फिर आता है हम लोग का दूसरा शून्यकाल आता है। तो शून्यकाल 12 से लेके 1। तो हम लोग का जो प्रश्नकाल है वो 11 से लेके 12 के बीच में आ गया। शून्यकाल हम लोग का 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि प्रश्नकाल में 10 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। सबसे ज़्यादा हो हंगामा किसमें होता है, शून्यकाल में ही होता है। फिर अनुच्छेद 123। तो 123 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और आर्टिकल 2 अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बात किया गया। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या हो गया, राष्ट्रपति का अध्यादेश हो गया। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जिसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जिसके बारे में आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 143 के बीच में दिया गया है। फिर आता है हम लोग का कैग। तो कैग भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो कि आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर पिछला क्लासेस आप नहीं कवर किए हैं तो उसको कवर कर लीजिए, ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। अब आता है भाग 6। तो भाग 6 में अनुच्छेद कहाँ से, आर्टिकल अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में आता है, जिसमें राज्य आता है। तो राज्य भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, चूँकि ये सारा चीज़ मेंस के सिलेबस में पढ़ना है। फिर भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 241 में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब इसमें क्या है कि अनुच्छेद 239 में क्या है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहाँ के प्रशासन के बारे में दिया गया है। फिर क्या है कि 239 के क, इसमें क्या है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन किया जा सकता है। जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों जगह पर क्या है, विधानमंडल का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 239 क के अनुसार क्या हो जाएगा कि कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या फिर मंत्रिपरिषद या फिर दोनों का सृजन किया जा सकता है। अब 239 का क में क्या है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया। उसी प्रकार से ख में क्या है कि संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो वैसे में क्या उपबंध होगा। और 239 का ख, इसमें क्या है,
तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। और 240 में क्या है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। 241 में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बात किया गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि 14वां संविधान संशोधन किया गया था 1962 में, और इसके द्वारा अनुच्छेद 239 को जोड़ा गया था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन से संबंधित जो भी प्रावधान है। फिर 27वां संविधान संशोधन किया गया, और जिसके बाद 239 ख को ऐड किया गया, और 69वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 239 क और ख को ऐड किया गया, जिसमें दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध दिया गया है। तो ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है और उस पर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। तो ये यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुच्छेद भाग 8 में दिया गया। भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है, भाग 6 में हम लोग का राज्य के बारे में दिया गया है, और भाग 8 में हम लोग का हो गया जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में प्रावधान किया गया। अब भाग 9, तो भाग 9 में पंचायती राज है, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सारे आर्टिकल्स को देख चुके हैं। भाग 9 का क, जिसमें नगर पालिका है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब भाग 10 आता है, जिसमें कि हम लोग का अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। तो इसमें एक ही आर्टिकल हम लोग को ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 244। तो आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 244 में किया गया। अब भाग 11 है, जिसमें आर्टिकल 245 से लेकर 263 आता है, और इसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया गया। और केंद्र राज्य संबंध ये भी मेंस के सिलेबस में था, तो वो भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इससे जो भी आर्टिकल्स उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 249, इसको हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि अगर राज्य सूची का विषय हो और अगर राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। फिर अनुच्छेद 253, इसमें क्या है कि संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है, और उसके लिए यानी कि उस संधि को उस राज्य में लागू करने के लिए उस राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं है। जैसे कि अगर सरकार के द्वारा किसी राज्य से किसी देश से कोई संधि किया गया और उसको क्या करना है कि झारखंड में लागू करना है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार झारखंड राज्य के गवर्नमेंट से नहीं पूछेंगे, बल्कि वे डायरेक्ट उसको लागू कर सकते हैं। ये पावर आर्टिकल 253 में दिया गया। आर्टिकल 263 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में दिया गया है। और अगर इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में इसके विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जो देश के पीएम होंगे वे करेंगे। प्लस इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा कुछ कैबिनेट मंत्री भी क्या होंगे, उनके सदस्य होंगे। तो ये आर्टिकल, तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 249 इस बार के जेपीएससी में आ चुका है, 253 और 263। इसके अलावा ये जो हम लोग का 69वां संविधान संशोधन है, ये भी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया। अब भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के बीच में आता है। तो अनुच्छेद 265 में क्या है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी कर न तो लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कर केवल कानून के प्राधिकार से ही लगाया जा सकता है, और अन्य कर न तो लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है। यानी कि सिंपल सा है क्या कि कोई भी कर जब तक कानून बनाकर लागू नहीं किया जा सकता है, वो कर तब तक लगेगा नहीं। फिर अनुच्छेद 266, इसमें क्या भारत के संचित निधि के बारे में बात किया गया। तो सरकार का समझ धन कहाँ पर होता है, संचित निधि पर होता है, और संचित निधि के रूप में ही आरबीआई के पास जमा रहता है। और संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित करना होता है, जिसके बारे में आर्टिकल 114 में दिया गया। फिर कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी या फिर जो भी अधिकारी होंगे उनके वेतन संचित निधि से ही दिया जाएगा, लेकिन महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। फिर आर्टिकल 267, इसमें आकस्मिक निधि की बात किया गया। यानी कि अगर सडनली कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से धन की आवश्यकता होती है, तो आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि की बात किया गया, उससे राष्ट्रपति धन निकाल सकते हैं। फिर अनुच्छेद 275, इसमें विशेष राज्य, यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है भौगोलिक विषमता है, जैसे कि बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और जिन भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, इनमें क्या होता है कि केंद्र सरकार से जो भी पैसा मिलता है उसमें 90% पैसा अनुदान के रूप में दिया जाता है, और बाकी जो 10% पैसा है उस पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है।
तो ये फ़ायदा है विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर। या फिर इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, या फिर कॉरपोरेट टैक्स हो गया, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है जिनको विशेष राज्य का दर्जा होता है। फिर क्या था कि सरकार के बजट का कुल 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों पर खर्च किया जाता है। तो विशेष राज्य का दर्जा जिनको मिला है उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो विशेष राज्य का दर्जा के बारे में आर्टिकल 275 में दिया गया। फिर अनुच्छेद 280, इसमें क्या वित्त विधेयक के बारे में बताया गया। तो केंद्र और राज्य में कर का बंटवारा कौन करता है, तो वित्त आयोग ही करते हैं, और प्रथम वित्त आयोग कौन थे, केसी न्योगी थे। फिर अनुच्छेद 293, तो राज्य सरकार भी क्या होता है कि विदेश से ऋण ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, क्योंकि अगर वे विदेश से ऋण लेंगे तो कहीं ना कहीं ये संचित निधि पर भारित होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति अनिवार्य हो जाती है। अनुच्छेद 297 क्या है कि अगर मेरा ज़मीन है तो अगर इस ज़मीन से अगर सोना मिला है तो वो सरकार का होगा, लेकिन अगर बंदूक मिला है तो वो बंदूक मेरा होगा। तो वही है कि भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोना, पेट्रोलियम इत्यादि पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, लेकिन अगर भूमि से कोई गैर कानूनी वस्तु या फिर खतरनाक वस्तु जो मिलेगा वो क्या होगा, व्यक्ति का होगा, जैसे हथियार, शराब, विदेशी मुद्रा, ये सारा चीज़। अब है क्या वित्त आयोग और अंतर्राज्य परिषद, जिसके बारे में आर्टिकल 263 में बताया गया है। तो इनके जो अध्यक्ष होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ये ध्यान देना है कि जो भी अंतर्राज्य परिषद होंगी उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पीएम करेंगे, जबकि उनके मतलब कि अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन पीएम के सलाह पर करेंगे। अनुच्छेद 300 को, इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब क्या है, कानूनी अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार बन गया। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। ये हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। यानी कि अब हमारे संपत्ति को सरकार कानूनी तरीके से छीन सकती है। फिर भाग 14 आता है, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच में दिया गया, और इसमें संघ एवं राज्य लोक सेवा के बारे में बताया गया। तो लॉर्ड मेकाले की सिफारिश पर 1855 में डलहौजी के शासनकाल में लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई, और ये सारी चीज़ हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे। अभी 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया, और भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में किया गया था। अनुच्छेद 331 में क्या है, 311 में क्या है, तो सिविल सेवकों के पदों की रक्षा के बारे में चर्चा किया गया है, और इसके अनुसार जो भी सिविल सेवक होंगे उनको बिना किसी ठोस कारण से नहीं हटाया जा सकता है। अब ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 312। तो आर्टिकल 312 के तहत क्या है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है, और ये दोनों मिलकर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है। तो ये आर्टिकल 312 हम लोग को ध्यान रखना है। आर्टिकल 315 में क्या है, यूपीएससी के बारे में बात किया गया है और पीसीएस के बारे में बात किया गया है। तो यूपीएससी और पीसीएस, तो अगर यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। इसी के पैरेलली जो पीसीएस होंगे जैसे कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर करेंगे। कार्यकाल क्या होता है, तो 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष कार्यकाल होता है, जो भी पहले पूर्ण होगा। और इनका मुख्य कार्य क्या होगा कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करना। रिमार्क में क्या है, इसको देखते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जब पद से त्यागपत्र दे देते हैं या हटाए जाते हैं तो वे कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब है यूपीएससी या फिर पीसीएस को दिशा निर्देश देती है, यूपीएससी जो होते हुए पीसीएस को दिशा निर्देश देती है और उनकी वार्षिक रिपोर्ट की जांच भी करती है। फिर एक राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के बाद संघ लोक सेवा आयोग में जा सकते हैं, यानी कि अगर जेपीएससी के कोई सदस्य हैं तो वे प्रमोशन पा के यूपीएससी में भी जा सकते हैं, अर्थात ये दोनों आपस में संबंधित हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है, और ये अपना त्यागपत्र क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को देते हैं। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं तो राज्यपाल को ही भी अपना त्यागपत्र देंगे, जबकि वार्षिक रिपोर्ट भी यूपीएससी वाले राष्ट्रपति को देंगे और जेपीएससी वाले यानी कि पीसीएस वाले राज्यपाल को देंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 315 और रिमार्क में जो भी है। अब अनुच्छेद 317, इसमें क्या है कि जो भी सिविल सेवक होंगे उनको पद से हटाने के बारे में अनुच्छेद 317 में बताया गया है, और इनको हटाने के लिए न्यायालय में कदाचार का मुकदमा चलाना होगा, और उसी के आधार पर राष्ट्रपति उनको हटाएंगे। तो हम लोग को भाग 14 में मुख्य रूप से आर्टिकल 312 को याद रखना है। अब है भाग 15, जिसके बारे में आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया गया। ये भी हम लोग का मेंस के सिलेबस में, तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भाग 16, तो इसमें क्या है, कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। अब ये वाला हम लोग को ध्यान रखना है कि भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 दिया गया।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है जेपीएससी में, तो हम लोग को ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 330 में क्या है कि लोकसभा में एससी या फिर एसटी के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में बात किया गया। तो अनुच्छेद 330 के तहत क्या है कि लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 47 सीट, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित किया गया। फिर अनुच्छेद 331 में क्या है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करेंगे, मनोनीत कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। हालांकि ये प्रावधान हटा दिया गया। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में, 331 में, जबकि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल, तो 333 में। ये ध्यान देना, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है, जिनको मनोनीत कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और कितने एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन होंगे। उसी प्रकार से अनुच्छेद 333 में विधानसभा, जो राज्यों की जो विधानसभा होंगे उनमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है और उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, मनोनीत कौन करते हैं, उनको राज्यपाल करते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखना। फिर अनुच्छेद 330 में क्या है, तो लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। उसी प्रकार से अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो एक एक आर्टिकल छोड़ के आर्टिकल 330 में लोकसभा में एससी या फिर एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान, और आर्टिकल 332 में विधानसभा में एससी या फिर एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का बात किया गया। फिर बीच में आ गया अनुच्छेद 331, इसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में बात किया गया है। और 331 के बाद एक आर्टिकल छोड़ के 333, इसमें विधानसभा जो होगा उसमें एंग्लो इंडियन के बारे में बात किया गया है। तो ये 4 आर्टिकल कम से कम ध्यान रखना ही रखना है। फिर क्या है, 335 में क्या है कि नौकरी और प्रमोशन में भी एससी एसटी का आरक्षण मिलेगा। 338 में क्या, एससी आयोग का गठन, ये भी ध्यान देना। आर्टिकल 338 में एससी आयोग के गठन के बारे में बात किया गया है और 65वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 7 सदस्य बनाया गया। फिर अनुच्छेद 338 क में क्या, एसटी आयोग का गठन है। तो 338 में एससी आयोग, 338 क में एसटी आयोग का गठन का बात किया गया है, जिसके लिए 89वां संविधान संशोधन किया गया था और इस 5 सदस्य बनाया गया। अब एससी आयोग या फिर एसटी आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। और आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है और आयोग का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री की बराबर शक्ति रखता है। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेकर थे। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय जनता पार्टी मोरारजी देसाई के समय 1979 में, ये 1979। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मोरारजी देसाई के समय, जिसको मंडल आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका गठन 1 जनवरी 1979 को किया गया था, मंडल आयोग। आगे है अनुच्छेद 341। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 342 में क्या है कि किसी भी जाति को राष्ट्रपति एसटी घोषित कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का भाग 16। तो भाग 16 में लगभग वो आर्टिकल्स क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 330 लोकसभा में सीटों का आरक्षण, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में बात किया गया है, 332 विधानसभा में सीटों का आरक्षण एसटी एसटी के लिए, 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करेंगे, 335 में पदोन्नति में आरक्षण की बात किया गया है, 338 में एससी आयोग का गठन और 338 का में एसटी आयोग का गठन किया गया। इसके अलावे एससी के लिए 84 सीट का आरक्षण है और एसटी के लिए 47 सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये हो गया हम लोग का भाग 16। अब भाग 17 जो कि आर्टिकल 343 से 351 के बीच में आते हैं और इसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 343 इसमें क्या है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा। 344 में क्या है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद में सीमित समिति को चर्चा है। और अनुच्छेद 345 में क्या है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाई की चर्चा के बारे में बात किया गया है। अब है कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इसकी राजभाषा इंग्लिश है। ये ध्यान देना, तीनों मेघालय, मिजोरम और नागालैंड यहाँ की राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है कि केंद्र तथा सभी राज्यों के लिए सहायक वो राजभाषा है। जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा उर्दू और हिंदी है। उत्तराखंड के लिए राजभाषा संस्कृत और हिंदी है। तो ये ध्यान रखना कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। इसके अलावा उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत है और हिंदी भी है। जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी है। फिर अनुच्छेद 346 में क्या है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी संघ के बीच
जो भी पत्राचार होंगे उनकी राजभाषा क्या होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश ही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिर 347 में क्या है कि किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं। 348 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो भी अधिनियम विधेयक होंगे उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, राजभाषा होगी, जो कि इंग्लिश में होगी। अब आर्टिकल 349, इसमें क्या है कि राजभाषा के सुधार के लिए राजभाषा आयोग या फिर जेपीसी का गठन किया जाएगा और इसकी सिफारिश के लिए संसद को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। पहला राजभाषा आयोग, ये ध्यान रखना है, पहला राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेरे के नेतृत्व में बनाई गई थी। 350 में क्या है कि किसी व्यथा या फिर शिकायत से संबंधित अधिकारी को सूचना किसी भाषा में दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो राजभाषा में ही होगा। 350 के क में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा राजभाषा में ही दिया जाएगा। और 50 के ख में क्या है, 350 के ख में तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान क्या बात किया गया। अब है कि अल्पसंख्यक का दर्जा जो होता है वो भाषा और धर्म के आधार पर दिया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है। और एक आर्टिकल 351 जिसमें हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो ये हम लोग का भाग 17 में राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान किया गया है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या आता है कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इन तीनों की राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। जम्मू कश्मीर के लिए उर्दू और हिंदी, उत्तराखंड के लिए संस्कृत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब है हम लोग का भाग 18 जिसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में दिया गया है और इसमें आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया। आर्टिकल 352 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 356 भी पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 जिसमें वित्त आपात के बारे में बात किया गया, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया। अब भाग 19 में क्या है, तो 19 में हम लोग का आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक आता है, जिसमें मिसलेनियस आ जाता है हम लोग का। 361 में क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा, अर्थात न्यायालय से संरक्षण है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हैं या फिर राज्यपाल हैं तो ऐसी स्थिति में उन पर फौजदारी मुकदमा नहीं लागू होगा, यानी कि मारपीट का कोई मुकदमा उस पर लागू नहीं होगा और न ही उनको सज़ा मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का प्रयोग करेंगे और वे खुद से अपना सारा गलती को माफ़ कर लेंगे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति अपने पद से हटते फिर से उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। और सेम चीज़ इसी के पैरेलली आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के लिए भी कंडीशन लगाया गया कि राज्यपाल पर भी ये सारी चीज़ लागू नहीं होंगे, क्योंकि वे भी आर्टिकल 161 का प्रयोग करके खुद की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। आर्टिकल 362 इसमें क्या है कि भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण जो कि उस समय आज़ादी के बाद किया गया था, वर्तमान इसको ख़त्म कर दिया गया। और 363 में क्या है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या राजाओं की संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये अगर आप उतना ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब भाग 20 जो कि संवैधानिक संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया और इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 368 जो कि हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। तो भाग 20 में संवैधानिक संशोधन के बारे में बात किया गया। ये याद रखना है कौन सा भाग में संविधान संशोधन के बारे में बात किया गया। तो भाग 20 आर्टिकल, तो आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो हमारे संविधान में संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में क्या गया है, संविधान की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। संविधान सभा में अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला नहीं बनाया गया है और न ही यूएसए के समान कठोर बनाया गया है। तो जो भी व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है वे इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसके लिए उसे बहुमत की आवश्यकता है। तो संविधान संशोधन करने के लिए 3 प्रकार का संशोधन का प्रावधान किया गया। एक तो साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन, एक विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन और एक विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का भी समर्थन चाहिए। तो ये तीनों को देखते हैं हम लोग। तो साधारण बहुमत इसमें क्या हो गया, तो इसमें जो भी सदन है उस सदन उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक अगर सहमति है तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए ये लोकसभा और राज्यसभा हो गया हम लोग का, तो लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनमें से जो उपस्थित है उस समय और उपस्थित प्लस जो वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य भी होते हैं जो कि वोटिंग नहीं करते हैं, तो जो उपस्थित सदस्य होते हैं और जो वोटिंग कर सकते हैं, तो अगर आधे से अधिक सदस्य अगर सहमत हैं तो फिर वो साधारण बहुमत कहलाता है और इसी के माध्यम से यानी कि साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसे उपबंध का संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। यानी कि साधारण बहुमत से जो भी संशोधन किया जाता है उसको
368 यानी कि उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। जैसे कि अनुच्छेद 2, 3, 4, जैसे कि अनुच्छेद 2, इसमें क्या देखें हम लोग कि अगर कोई भारत के बाहर का कोई हिस्सा भारत में मिलना चाहता है तो फिर संसद कानून बनाकर उसको भारत में मिला सकता है, जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है। तो इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, अतः अनुच्छेद 2 के तहत किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 3, 4, 75, 97 ये सब दिया गया। अब है विशेष बहुमत। तो जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचा यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर से है, उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले से सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल है। और इसमें विधेयक को सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिए। कुल संख्या का देखिए, साधारण बहुमत में उपस्थित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए था, जबकि विशेष बहुमत में क्या है, टोटल जितने भी सदस्य हैं जैसे कि 552 और 245, 250, तो 552 और 250 सदस्यों में से टोटल सदस्य का इनका बहुमत होना चाहिए, किसमें, विशेष बहुमत में। जबकि साधारण बहुमत में 552 में जितना उपस्थित हुए लोकसभा में और 250 में जितना उपस्थित हुए राज्यसभा में उसका बहुमत चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। तो विशेष बहुमत में क्या हो जाएगा कि सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिए एवं प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यानी कि 552 प्लस 250 इतना सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए कि सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और जो भी मत देंगे उनका कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत मिलना चाहिए, तो जाके उसको हम लोग बोलते हैं विशेष बहुमत। अब क्या है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 368(2) के अनुसार इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके उसे अनुसमर्थन दिया जाए। जैसे कि अगर अनुच्छेद 54, 55, 73, 80, 81 या फिर चौथी या फिर 7वीं अनुसूची की कोई सूची आदि में किए जाने वाला अगर संशोधन है तो उसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी मिलना अनिवार्य हो जाता है। तो साधारण बहुमत क्या हो गया, तो इसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों की अगर सहमति है तो उसको साधारण बहुमत बोला जाएगा। जबकि विशेष बहुमत क्या हो जाएगा, तो इसमें टोटल जितने सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा में टोटल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए पहला। दूसरा क्या होना चाहिए कि प्रत्येक सदन में जो भी विधेयक है उस विधेयक पर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन होना चाहिए, तो वो हो जाएगा विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत के साथ साथ अधिक राज्य में क्या हो जाएगा, तो विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, यानी पहला दूसरा कंडीशन तो होना ही चाहिए, प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए, तो फिर उसको बोला जाएगा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन। तो इसके लिए जैसे आर्टिकल 54 के तहत अगर कोई प्रावधान है, कोई संशोधन हो रहा है या इन सारे आर्टिकल्स के साथ या फिर चौथी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान है उससे संबंधित जो भी संशोधन किया जा रहा है उसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी समर्थन मिलना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हो गया हम लोग का आर्टिकल 368 के तहत, जो कि भाग 20 में दिया गया। अब एक रिमार्क क्या है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है, जबकि संविधान संशोधन में उपस्थित सदस्यों का 2/3। दोनों में अंतर क्या है कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो कुल सदस्य का 2/3, यानी कि लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250, तो इतना जो भी सदस्य है इन सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। जबकि संविधान संशोधन में क्या है कि इतने सदस्यों में से जो उस समय उपस्थित रहेंगे, यानी कि लोकसभा में 552 में जितने उपस्थित रहेंगे और राज्यसभा में 250 में से जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे उनका 2/3 अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से संशोधन यहाँ पे हो सकता है और इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के अधीन माना जाएगा। फिर क्या है कि संविधान संशोधन के विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। हमने पीछे भी देखे, संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या है कि कुछ प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है, जिसको देखते हैं। तो सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था और इसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार किया गया था और बाद में इसको 9वीं अनुसूची में किया गया। फिर आता 7वां संविधान संशोधन जो कि 56 में किया गया था और इसके द्वारा क्या हो गया कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। फिर 8वां संविधान संशोधन होता है 1960 में। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में SC और ST सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया। यानी कि जो हम लोग पढ़े आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332
इन दोनों में जो भी SC और ST सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान थे उसको 1960 से 1970 तक बढ़ा दिया गया। फिर 35वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। और फाइनली 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। फिर अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन किया गया 76 में और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया। इसमें 59 प्रावधान जोड़ने के कारण यह काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया और इसी को क्या बोलते हैं लोग, मिनी संविधान बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान बोलते हैं और इसको इंदिरा गांधी ने लाया था। और इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था इसके माध्यम से, तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। प्लस क्या हो गया कि आपातकाल PM के सलाह पर होगा, आपातकाल जो होगा वो PM के सलाह पर लागू किया जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा, यानी कि हम लोग देखे हुए थे आपातकाल के समय की आंतरिक अशांति शब्द का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया गया था, जिसके बाद इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड किया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया था। प्लस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, मतनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में किया गया था। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। किसकी सहमति पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनी संविधान बोलते हैं। इसी के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, इसी के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया, इसी के माध्यम से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया और फिर आपातकाल जो होगा वो PM के सलाह पर लागू किया जाएगा। प्लस प्रस्तावना में 3 नई चीज़ ऐड किए गए, समाजवादी, मतनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो ये ध्यान रखना क्या क्या ऐड किया गया, समाजवादी, मतनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। अब इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगा और आएंगे मोरारजी देसाई की सरकार आएंगे, जिन्होंने इन सारे खामियों को फिर से सुधारेंगे। तो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। इसी के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए तथा पुनर्विचार करने का मौका दिया गया राष्ट्रपति को। आपातकाल जो होगा वो मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, नहीं कि PM के सलाह पर। और फिर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड किया गया और लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। यानी कि जो भी यहाँ पे इंदिरा गांधी ने चेंजिंग किए थे उन सारी चीज़ों को फिर से 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से सुधार किया गया। अब 45वां संविधान संशोधन, तो इसमें आरक्षण को 2010 से बढ़ाकर 2020 कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून को जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट ही वाला। फिर 61वां संविधान संशोधन, ये भी हम लोग कर चुके हैं 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय 61 और 21। तो 61वां संविधान संशोधन में 21 साल की उम्र को घटाकर वयस्क होने की उम्र 18 साल कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन SC का गठन की बात करता है और 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संविधान संशोधन में क्या हो गया कि जो विधानसभा गठन किया गया दिल्ली और पांडिचेरी में, वे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं। और 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया, ये ध्यान देना। 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीनों भाषा को ऐड किया गया। फिर 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके बाद जिसमें पंचायती राज को ऐड किया गया और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची ऐड किया गया, नगर पालिका। 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा की सीट जो है वो 2026 में परिवर्तित होगी। और 86वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 21(1) के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 89वां संविधान संशोधन में STI का गठन किया गया। फिर आता हम लोग का 92वां संविधान संशोधन 2003 में, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 और नया भाषा को बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली को ऐड किया गया। तो यहाँ पर हम क्या देखें, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इसको किससे याद रखा जाएगा, बोडो, डोंगरी और मैथिली। तो BDM का एक बैंट आता था पहले, तो उससे अगर किसी को पता है तो वो BDM से याद रख सकते हैं। तो B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और एक हम लोग का हो जाएगा संथाली। तो इन 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर 100वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण किया जाता है। फिर 101वां संविधान संशोधन, जो कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक होता है और इसमें GST को लाया गया।
तो 101वां संविधान संशोधन हुआ, जबकि विधेयक कितना था, 122वां था। ये ध्यान देना, यानी कि विधेयक बहुत सारे आए लेकिन बहुत सारे विधेयक पार नहीं होंगे, मतलब कि पारित नहीं हुए, तो वे विधेयक काउंट हो गए। जैसे कि मान लीजिए एक कोई विधेयक आया, ये विधेयक क्या हो गया, मान लीजिए कि ये 100वां विधेयक था लेकिन ये पारित नहीं हुआ, तो काउंट हो गया 100वां विधेयक है। फिर यही विधेयक आगे आया, अब ये कौन सा विधेयक हो गया, 101वां विधेयक हो गया, लेकिन संशोधन हो गया, संशोधन होगा, मान लीजिए ये पारित हो गया, तो इसमें अब क्या होगा, संशोधन होगा। तो संशोधन होगा तो ये अगर हम लोग का 91 संविधान संशोधन अभी तक संविधान में हो चुका है, इसके लिए लाया गया जो कि पारित नहीं हुआ, तो विधेयक हो गया 100, लेकिन संशोधन नहीं हुआ तो अभी तक कोई काउंट नहीं होगा। फिर आएगा, फिर से विधेयक आएगा, तो अब ये विधेयक क्या कहलाएगा, 101वां विधेयक कहलाएगा। और संशोधन कितना कहलाएगा हम लोग का, तो 91 हो चुका है, अब ये कहलाएगा 92वां संविधान संशोधन। तो इसी प्रकार से 101वां संविधान संशोधन था जो कि विधेयक कितना था, 122। तो ये दोनों ध्यान रखना कि जीएसटी के लिए कितना संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, 122वां, और संविधान संशोधन कितने के लिए किया गया, तो 101 संविधान संशोधन किया गया। फिर 102 में क्या है, तो 102 में क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन में क्या है, तो जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्ति में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 104, इसमें क्या है, लोकसभा और राज्य की विधानसभा में SC ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि इनके आरक्षण को कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है। और लोकसभा और राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षित सीटों से प्रावधान को हटा दिया गया है। तो जो हमने पढ़े कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और झारखंड की राज्यसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, तो उनके प्रावधान को 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया, ये ध्यान देना है। 105 में क्या है, यानी कि 105वां संविधान संशोधन में क्या है, तो राज्य OBC सूची बनाने का अधिकार, राज्य को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख संविधान संशोधन हो गया जिसको ध्यान में रखना है, जिसमें 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 69वां संविधान संशोधन, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार आप लोग इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। 71वां संविधान संशोधन को ध्यान रखना है, क्योंकि 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को ऐड किया गया, और 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। तो ये हो गया हम लोग का भाग 20, जिसमें आर्टिकल 368 को देखें, और ये मुख्य रूप से संविधान संशोधन के बारे में बात किया कि जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब आता भाग 21 आता है। तो भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर 392 आएगा, जिसमें कुछ राज्य के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, और इसी में हम लोग आ जाएगा अनुच्छेद 370, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था इसके माध्यम से। और संविधान संशोधन द्वारा कुल 12 राज्यों को, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता शेष राज्य की स्वायत्तता का तुलनात्मक दृष्टि से अत्यधिक व्यापक था। तो बस ये 370 ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के लिए यही आर्टिकल है। फिर भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया, यानी कि अनुच्छेद 393 बताया गया क्या, कि जो भी ये सारे चीज़ पढ़ते हैं, इसका जो किताब है उसका क्या नाम होगा, संक्षिप्त नाम, तो भारत का संविधान होगा। 394 में क्या है, तो संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में बात किया गया। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद को भारत में लागू कर दिया गया था, जो कि 5, 6, 7, 8 ये सारे आर्टिकल्स हैं। तो संविधान को लागू कब किया गया पूरी तरीके से, 26 जनवरी 1950 को, जबकि संविधान बनकर रेडी था 26 जनवरी 1949 को। फिर है कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो ये ध्यान देना है, राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ये भी JPSC में पूछ चुका है। तो राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जबकि हम लोग का संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर राष्ट्रगान का बात किया जाए, तो राष्ट्रगान जो ये हम लोग का 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई को, जबकि हम लोग का राष्ट्रगान 24 जनवरी को, और हम लोग का जो संविधान वो पूरी तरीके से लागू कब हो गया, तो 26 जनवरी 1950। तो ये तीनों डेट तो याद रखना ही है। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत को भी कब, 24 जनवरी। तो राष्ट्रगीत और गान, गीत और गान, ये दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को हम लोग का राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। फिर है कि राष्ट्र चिन्ह अशोक चिन्ह है, जो कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, अशोक चिन्ह यानी कि राष्ट्र चिन्ह को लागू किया गया, अपनाया गया कब, 26 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब, तो 24 जनवरी 1950, जबकि राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947। तो ये सारा चीज़ याद रखना है।
अब क्या था कि जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो उसमें गृह मंत्री कौन थे हम लोग के? सरदार पटेल थे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेल मंत्री अरुण आसफ अली, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, तो जिनके पास बल होगा वही क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। उद्योग मंत्री जॉन मथाई होंगे। तो ये सारा कुछ कुछ नाम याद रखना कि गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो घर के कौन होंगे? सरदार होंगे। खाद्य आपूर्ति राजेंद्र प्रसाद, तो खाद्य में खाना में क्या मिलेगा? प्रसादी भी मिलेगा। रेल मंत्री रेल तक क्या होता है? साफ नहीं होता है, तो आसफ अली। रक्षा मंत्री रक्षा कौन करेंगे? जिनके पास बल होगा, तो बलदेव सिंह। और उद्योग मंत्री जॉन मथाई हो जाएंगे। तो ये नाम हम लोग को याद रखना है कि अंतरिम मंत्रिपरिषद में, अंतरिम सरकार में ये सब पद किनके पास था। अब क्या है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर इस संविधान सभा का गठन किया गया था, और इसके लिए 10 लाख सदस्य पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। अखंड भारत में 389 सदस्य का निर्वाचन हुआ था, जिसमें 15 महिलाएं थी। और आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, जिसके कारण वहाँ का प्रतिनिधि अलग हो गया। और फाइनली 389 से 299 सदस्य अंतिम रूप से बचे थे। और जब संविधान लागू हो रहा था, पारित हो रहा था, उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिला शामिल थी। तो संविधान सभा के सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। टोटल 389 सदस्य का निर्वाचन हुआ था, जिसमें 15 महिलाएं थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे सदस्य पाकिस्तान चले गए। अब भारत में कितना बच गया? तो 299 सदस्य बच गए। फाइनली जब संविधान लागू हुआ, तो उसमें 284 सदस्य ने साइन किया था, जिसमें 8 महिलाएं थी। और संविधान सभा की पहली बैठक जो था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब क्या है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष होंगे जो कि सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। और फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये सब ध्यान रखना है। जो बेनेगल नरसिंह राव थे, ये हम लोग के संविधान सभा के सलाहकार के रूप में चुना गया था। यहाँ पे बेनेगल नरसिंह राव होगा, ना कि भीमराव अम्बेडकर होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर को संविधान सलाहकार ऐसा हम लोग को दिमाग में आ जाता है। तो BN राव होगा, बेनेगल नरसिंह राव होगा। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। तो यही सारा चीज़ है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। तो ये ध्यान रखना कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। अब संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि संविधान में कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ों को अपनाया गया। जैसे USA से मूल अधिकार को USA से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद को सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तापात, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, और उपाध्यक्ष का पद, ये सारा चीज़ हम लोग का USA के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उनको लिया गया है। या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, ये सारी चीज़ आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा से बात किया जाए तो संघीय व्यवस्था को लिया गया है। अवशिष्ट सूची को लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति को लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या होगी, उसके बारे में भी कनाडा से ही लिया गया है। अगर ब्रिटेन का बात करें तो औपचारिक प्रमुख रूप में राष्ट्रपति होंगे, एकल नागरिकता होगा, संसद ही सर्वोच्च होंगे, संसदीय प्रणाली होगा, मंत्रिमंडल होंगे, प्रधानमंत्री, कानून का शासन होगा, विधायी प्रक्रिया होगा, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी रीट और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किए हैं। रूस की बात किया जाए तो रूस मौलिक कर्तव्य को लेंगे, या फिर पंचवर्षीय योजना। तो रूस अभी क्या कर दिया है? यूक्रेन के सारे मौलिक कर्तव्यों का हनन कर दिया है। तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया, इसे हम लोग याद रख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची को लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य, केंद्र राज्य संबंध या फिर संयुक्त अधिवेशन 108 में जिसके बारे में बताया गया है। प्रस्तावना की भाषा, ये सारा चीज़ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जापान से जो कानूनी शब्दावली होंगे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया, या फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये सारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ, और फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श गणराज्य की अवधारणा, ये सारा चीज़ हम लोग का फ्रांस से लिया गया। तो इन सारी चीज़ों को खुद से याद करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग एक बार शांति से पढ़िएगा और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो याद हो जाएगा। अब आता है अनुसूची। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो कि वर्तमान में 12 हो गया। तो पहला अनुसूची में क्या हम लोग का संघ एवं राज्य क्षेत्र है। पहला अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची में क्या है कि उनका जो भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया। तीसरा में क्या है कि उनके शपथ के बारे में और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया। तो पहला क्या हो गया कि संघ और राज्य क्षेत्र होगा। पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र यही होगा।
दूसरा अनुसूची में क्या हो गया कि जो भी होंगे उनको वेतन दिया जाएगा, तो वेतन भत्ते के बारे में दूसरा अनुसूची में बात किया गया। और तीसरा में क्या, तो उनको वेतन कब मिलेगा, जब वे शपथ ले लेंगे। तो पहले क्या हो गया, संघ राज्य क्षेत्र होगा, फिर दूसरा क्या होगा, उनको वेतन मिलेगा, तीसरा क्या होगा, उनको शपथ दिलाया जाएगा। तो ये तीसरी अनुसूची में दिया गया। अब चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में क्या है कि भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया। पांचवी अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि एससी क्षेत्र हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध पांचवी अनुसूची में दिया गया। छठी अनुसूची में सातों बहन का बात किया गया, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से उपबंध। तो छठी अनुसूची में हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं कि छठी अनुसूची में सातों बहन का बात किया गया। तो सातों बहन में सातों नहीं आएंगी, कौन कौन आएंगे, असम आ जाएगी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो छठी अनुसूची में इसको एटीएम बना लेते हैं, ATM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एम से फिर से क्या हो जाएगा हम लोग का, मेघालय। तो अगर ATM समझ में आता है तो हम लोग को ये सारे 4 राज्य याद रह जाएंगे, असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। तो किस में आता है, छठी अनुसूची में। पहला में क्या आ गया, संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में क्या आ गया, उनके वेतन भत्ते आ जाएंगे, तीसरा में शपथ आ जाएगा, चौथा में क्या आ जाएगा कि जो भी संघ राज्य क्षेत्र है उनमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो SC क्षेत्र और ST क्षेत्र में किस प्रकार से प्रशासन होगा, नियंत्रण होगा, इसके बारे में पांचवी में। छठी अनुसूची में सातों बहन का बात किया गया, तो सातों बहन नहीं होगी, इसमें 4 ही होंगे। 4 क्या क्या, ATM, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय आ जाएगा। सातवीं अनुसूची में क्या है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो 100 से 7 और 100 से संघ सूची, 100 से समवर्ती सूची और एक आ जाता हम लोग का राज्य सूची। यानी कि सातवीं अनुसूची में राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया। तो हम लोग संघ सूची भी पढ़ चुके हैं, राज्य सूची भी पढ़ चुके हैं और समवर्ती सूची भी पढ़ चुके हैं। अब आठवीं अनुसूची, तो आठवीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात किया गया। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया, तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14, ये ध्यान रखना। मूल संविधान में कितनी भाषा, 14। मूल संविधान में कितनी अनुसूची, 8। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, और वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। 21वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें सिंधी को ऐड किया गया। फिर हो गया हम लोग का 71वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया गया। और फिर 92वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें BDM, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। तो टोटल हम लोग का 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में ये भाषा 14 भाषा थी। अब 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में क्या है कि विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। जैसे कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। तो मूल संविधान 8 अनुसूची था, और वर्तमान में कितना, 9वीं अनुसूची है, जिसको 1951 में पहला संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, और इसमें वर्तमान की तो 282 अधिनियम है। फिर 10वीं अनुसूची आता है, तो 10वीं अनुसूची में क्या, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया, जिसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये 52वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, प्लस अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है, यानी कि क्या होता है कि हम अगर BJP से खड़े हैं और लोग हमको BJP का प्रतिनिधित्व समझ कर वोट देते हैं और हम जीत गए, और उसके बाद हम क्या हो गया, कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ये लोगों के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी हो गया। तो ऐसी स्थिति में दल बदल कानून लाया गया, क्योंकि पहले इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया गया था। तो दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 2 से दल और 2 से 10। अगर बोला जाए कौन सा संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 11वीं अनुसूची, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायत को शामिल किया गया। और 12वीं अनुसूची के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया और
और नगर पालिका को 8 किया गया। तो नगर पालिका को 18 विषय दिया गया था और पंचायत को 29 विषय दिया गया था। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो भी छूटा हुआ चीज़ था, जितने भाग थे, अनुसूची थे, जो भी अन्य देश से हम लोग संविधान में चीज़ों को अडॉप्ट करके डाले हैं, वो सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग का आता है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास या फिर भारत का संवैधानिक इतिहास, इसको दो तरीके से देखेंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया गया, जिसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 में, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, फिर 1786 का अधिनियम, फिर चार्टर्ड एक्ट 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। तो ये सब मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद 1857 का क्रांति होता है और उसके बाद सारा कानून को बनाएंगे तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया जाएगा। जिसके बाद भारत शासन अधिनियम आएगा, भारत परिषद अधिनियम, और भारत परिषद अधिनियम के तहत 1861 में आएगा, और फिर 1892 फिर मार्ले मिंटो अधिनियम आएंगे, फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, और फाइनली भारत शासन अधिनियम आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दो तरीके से, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रूल रेगुलेशन लागू किया गया और एक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो लागू किया गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला आता है कंपनी का शासन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए थे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और इसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो पहले बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी के बाद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और उनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। तो ध्यान रखना क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया था और इसी के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी भारत का गवर्नर नहीं होगा, अभी बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल का गवर्नर होगा, कैसे कैसे भारत होगा उसको भी देखेंगे आगे। इसी एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये भी ध्यान रखना कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया और ये क्या था, भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण था। इसमें क्या हो गया कि इस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, तो जॉर्ज तृतीय थे और प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। ये सब याद नहीं रखना। बंगाल का गवर्नर कौन थे उस समय, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और इन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होंगे। अब क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कंपनी को 20 साल तक शासन करने का एकाधिकार प्रदान किया गया, यानी कि कोई अन्य कंपनी ब्रिटेन से आकर भारत में शासन या फिर भारत में व्यापार नहीं करेंगे। तो 20 साल के लिए एकाधिकार को रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बढ़ा दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। ये ध्यान रखना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। अब है कि उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है और इस समय ब्रिटेन के क्राउन कौन है, तो जॉर्ज तृतीय है और प्रधानमंत्री कौन है, तो विलियम पिट्स द यंगर। तो इन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और कारण पिट्स इंडिया एक्ट आने का क्या था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी रह गई थी उसी को खत्म करने के लिए लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया ने द्वैत शासन शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वैत शासन शुरू कर दिया और इस द्वैत शासन में क्या हो गया कि 1773 तक कंपनी जो थी वो व्यापार भी करते थे और कंपनी जो थी वे राजनीति भी करते थे, यानी कि दोनों चीज़ कंपनी के हाथ में ही था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से द्वैत शासन लाया गया और इस द्वैत शासन के माध्यम से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ये मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे ये मुख्य रूप से जो भी राजनीतिक मामले थे उनको देखते थे। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और इसके माध्यम से भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। फिर क्या है कि 1786 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल होंगे उनको पावर दिया गया, अधिक पावर दिया गया कि वे अपने परिषद के जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से,
तो वे अगर कोई भी नियम बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर जनरल होंगे वे उस नियम को ख़त्म भी कर सकते हैं अथवा लागू कर सकते हैं। और 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, इसको घटाकर 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दिया गया। फिर आता है 1786 का विशेष अधिनियम। इसमें क्या हो गया, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया और गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति भी दी गई। फिर है कि 1813, तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो जब 1813 का चार्टर्ड अधिनियम आया उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम थे। और इसके माध्यम से क्या कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसमें कमी किया गया। 1813 से पहले कंपनी का व्यापारिक अधिकार मतलब सारा अधिकार कंपनी के पास ही था, बस क्या हो गया कि उसको 2 तरीके से बांट दिया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। लेकिन अब क्या गया, 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उसमें कमी किया गया, प्लस जो प्रशासनिक अधिकार था कंपनी का उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी किया गया। तो 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से कमी किया गया। और अब क्या हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वे मात्र चीन के साथ चाय का और अफीम का व्यापार ही कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ का व्यापार होगा उसमें अन्य कंपनी भी आ सकती है। तो चूँकि 1813 के चार्टर्ड एक्ट में पहली बार क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में कमी किया गया और वे मात्र चीन, चाय और अफीम के व्यापार ही करने में उनके पास एकाधिकार रह गया, यानी कि अन्य चीज़ों का व्यापार करने में अन्य कंपनी भी ब्रिटेन से आ सकती है। लेकिन अगर वे सारी कंपनी अगर ब्रिटेन से आएंगे तो उनको यहाँ पे काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन से तो मजदूर ला नहीं सकते, क्योंकि अगर उनको लाएंगे तो बहुत ज़्यादा उनको वेतन भी देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय को ही मजदूर के रूप में नियुक्त करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी है और वे लोग अंग्रेजी बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ही। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। फिर क्या है कि 1833 का चार्टर्ड एक्ट आएगा। इसके द्वारा यानी कि 1833 से पहले अभी तक क्या बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, लेकिन 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेंगे। ये ध्यान देना, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब इसी के माध्यम से यानी कि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से ही कंपनी का जो समस्त व्यापारिक कार्य था उसको समाप्त कर दिया गया और भविष्य के लिए केवल राजनीतिक कार्य ही उनको करने थे। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को भी सम्मिलित किया गया और लॉर्ड मेकाले ये पहले कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हो गए। फिर आता है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसमें इतना सारा चीज़ याद नहीं रखना है, खाली आपको याद क्या रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग को ध्यान रखना है, विलियम बेंटिक को ध्यान में रखना है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में किया गया था। कौन सा एक्ट के माध्यम से, तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था। एकाधिकार को कब कम किया गया, तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा किया गया। तो ये सारा चीज़ बस ध्यान रखना, बाकी सारा चीज़ को आप अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में आएगा 4 क्वेश्चन आएगा और इन्हीं 4 क्वेश्चन में हम लोग को ये सारा चीज़ भी पढ़ना है कि अंग्रेज किस प्रकार से शासन किए और नहीं किए। तो इन 4 क्वेश्चन में से अगर यहाँ से पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा, अन्यथा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ज़्यादा लोड इस पर नहीं लेना है, जितना याद होगा अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब एक ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो 1857 का क्रांति होता है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थे वे असफल होते हैं शासन करने में। तो फाइनली अब कानून कहाँ से बनेगा, तो ब्रिटिश ताज के द्वारा बनाया जाएगा। तो 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल कौन थे हम लोग का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब क्या हो गया कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा 1858 के बाद से। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बनेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। ये ध्यान देना कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होंगे। फिर आता है 1861 आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाने लगा और इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई।
और इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। अभी भी हम लोग का भारत में इसी को फॉलो किया जाता है। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। इसमें क्या हो गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। फिर आता है हम लोग का भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के माध्यम से क्या हो गया कि भारतीय को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कानून भी बना सकते हैं और अब वो प्रशासन भी कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से क्या हो गया था कि वायसराय की कार्यकारी जो परिषद होंगे उसमें किसी भी भारतीय को पहली बार शामिल किया गया था। तो ये ध्यान देना कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के माध्यम से किया गया था। फिर आएगा क्या कि 1909 के माध्यम से ही मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, यानी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का गठन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से ही किया गया था। फिर आएगा हम लोग का 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके बाद क्या हो गया कि पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया और इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए और आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी इसको लागू कर दिया गया। तो 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया और 1919 में इसको और भी विस्तार करते हुए सिख, भारतीय ईसाई और फिर एंग्लो इंडियन के साथ साथ यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। अब आएगा हम लोग को 1935 का भारत शासन अधिनियम और इसमें पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन लगाया गया था और फाइनली 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया और इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। प्लस 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, यानी कि भारत अब आज़ाद हो चुका है। तो ये सारा चीज़ हो गया हम लोग का दो प्रकार से। भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और एक ब्रिटिश क्राउन द्वारा। तो बहुत सारा इसमें पागल नहीं हो जाना है कि इतने सारे फैक्ट्स को याद करना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेंस में ये तो पढ़ना है नहीं उससे भी, और प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा, तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब संविधान सभा और संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कैसे है। तो भारत की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम 1934 में रांची में किया गया था और स्वराज पार्टी की तरफ से किया गया था। संविधान सभा का गठन का विचार किसके मन में आया था, सबसे पहले तो एम.एन. राय के मन में आया था। और फिर क्या कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्तर पर पहली बार बैठक पटना में की गई थी और इसी में क्या है कि संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में किया था। एक निर्वाचक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन के आने के बाद ही भारत में निर्वाचित संविधान सभा यानी कि संविधान सभा निर्माण करने का प्रस्ताव पास किया गया था। फिर कैबिनेट मिशन आएंगे, तो इसने 1940 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया और क्या हो गया कि मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत से और 93 सीट देसी रियासत को आवंटित की गई थी, यानी कि 296 सीट जो थे जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था वहाँ से होंगे और 93 सीट कहाँ से होंगे, जहाँ पे राजा और लोग शासन कर रहे थे वहाँ से होंगे। ब्रिटिश भारत का आवंटित 296 सीट में से 292 सीटों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांत से किया जाना था। देसी रियासत में प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाना था, यानी कि जो भी राजा होंगे वहाँ से जो प्रतिनिधि होंगे उनका चयन कौन करेंगे, तो जो भी वहाँ के राजा होंगे, जो भी वहाँ के प्रमुख होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा का चुनाव फाइनली जुलाई अगस्त 1946 को संपन्न हो गया और 296 सीट में से जो कि ब्रिटिश भारत का आवंटित थे उनमें से कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला और जो छोटे मोटे समूह थे उनको 15 सीट मिली। फिर क्या हो गया कि देसी रियासत ने शुरू में संविधान सभा में भाग नहीं लिया और 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इसमें भारतीय देसी रियासत के प्रतिनिधि कार्मिक रूप से
शामिल होना प्रारंभ हुई। यानी कि अभी तक क्या हो गया कि सबसे पहला कि भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब हुई? 1934 में। 1934 में कहाँ पे? रांची में हुआ और स्वराज पार्टी ने की थी। उसके बाद संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एम.एन. राय ने दिया। फिर क्या हो गया कि फैजपुर अधिवेशन हुआ, तो फैजपुर अधिवेशन में सबसे पहले आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आते हैं। क्रिप्स मिशन ने संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, मतलब भारत में संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव लाया गया। फिर आता है कैबिनेट मिशन आता है 1940। इसमें क्या हो गया कि भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा और 10 लाख के व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। तो संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से 296 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश भारत से आने वाले थे और 93 सदस्य देसी रियासत से आने वाले थे, जिनमें से 296 में से 292 सदस्यों को चुनाव। अब क्या था कि जो संविधान सभा में जो व्यक्ति गए थे निर्वाचित होके, वे अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। यानी कि जो राजा थे उनको जो व्यक्ति सही लगे होंगे उनको तय करके भेज दिए, या फिर जो व्यक्ति चर्चित व्यक्ति थे, जो व्यक्ति जिनका कैरेक्टर अच्छा था, उन सभी व्यक्तियों को नामित करके निर्वाचित करके संविधान सभा में भेज दिया गया था। इनके लिए कोई विशेष निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया था। तो इस पर भी कभी कभी सवाल उठते रहते हैं। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। यानी कि एक विशेष आधार पर मत देने का अधिकार था कि किसी व्यक्ति के पास इतना एजुकेशन है या फिर इतना संपत्ति है तो ही वे मत दे सकते हैं। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे, जिसमें 9 महिलाएं भी थी। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और फिर से 11 दिसंबर को बैठक होगी और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संविधान सभा के सबसे पहले और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये ध्यान रखना। उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया गया। फिर है माउंटबेटन योजना। इसके तहत क्या हो गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। मूल संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई और जिससे भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और रियासत से 70 प्रतिनिधि शामिल हो गए। तो 389 सदस्य, जिसमें से भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। तो फाइनली भारत के पास 299 सदस्य रह गए और 299 में से भारतीय प्रांत से 229 प्रतिनिधि और जो देसी रियासत है उससे 70 प्रतिनिधि शामिल हुए। टोटल 11 अधिवेशन हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था और 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संवित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और टोटल 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरे भारत में संविधान बनकर रेडी हो गया था और 16 अनुच्छेद को भारत में लागू किया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से भारत में लागू हो गया, जिसमें संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। फिर आता 2 सितंबर 1946, जिसमें अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसमें देखिए कौन कौन किस पद पर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, जॉन मथाई हो गया हम लोग के उद्योग मंत्री, ये सब। फाइनली 26 अक्टूबर 1940 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया को कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहला मांग 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में किया गया था। एम.एन. राय ने संविधान सभा गठन के बारे में विचार किया था। 1940 में कैबिनेट मिशन आए और उन्हीं के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। 10 लाख के आधार पर व्यक्तियों का निर्वाचन किया गया। 389 सदस्य थे। भारत का विभाजन हो गया। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब अलग अलग समिति थी, जैसे कि संघीय संविधान समिति, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि संविधान सभा का गठन कर संविधान सभा में बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया था और उनमें किन किन को अध्यक्ष बनाया गया था ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जनजातीय और अपरिचित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अलावा क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था।
फिर संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी को बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग का पॉलिटी में जितना भी पढ़ना था प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, वो सारी चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मेंस का भी सारा कंप्लीट हो गया है, प्रीलिम्स का भी सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। ये सारा चीज़ जिसमें हम लोग को मुख्य रूप से अनुसूची को ध्यान रखना है, कहाँ से हम लोग संविधान में चीज़ों को अडॉप्ट किए उसको देखना है, प्लस कि हम लोग का तिरंगा को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो ये सारा चीज़ हम लोग को फैक्ट याद रहना चाहिए। फिर अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे उनको कौन कौन सा पद मिला था वो सारा चीज़ ध्यान रखना है। ये जो अंग्रेज थे इनको अगर आपका पॉसिबल है तो आप याद रख सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बहुत जल्द 2-3 दिन के बाद हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।